students, welcome to my Velocity YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of geography and the lesson number 4 external processes and changing landforms. ठीक है, ये आज का लेसन नंबर 4 है, ज्योग्राफी का है. ठीक है, ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन एक्सटर्नल प्रोसेस एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स. दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन. ये इस लेसन का पार्ट 1 है. ठीक है, आज इस लेसन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जो बाकी पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसमें हम देखने जा रहे हैं ग्रेडेशन. ग्रेडेशन में हम देखने जा रहे हैं वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन और लैंडफॉर्म्स. फिर रिवराइन लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, रिवर के लैंडफॉर्म्स, ग्लेरियस, वाइन एंड मरीन लैंडफॉर्म्स. उसके बाद हम देख रहे हैं सॉइल. सॉइल में हम देखेंगे प्रोफाइल, इरोजन और कंजर्वेशन. सॉइल का किस तरह से कंजर्वेशन किया जाता है और उसका इरोजन कैसा होता है, वो सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आवर अर्थ comprises diverse landforms such as mountains, plains, plateaus, green forests and valleys, as well as riverine landforms such as the rivers, waterfalls, flood plains and so on. है ना, अपनी अर्थ जो है पूरी डाइवर्स है ना. पूरे लैंडफॉर्म्स अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म है, जिसमें लैंडफॉर्म्स में जैसे माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट आते हैं और वैलीज भी आते हैं. उसी तरह से रिवर एंड लैंडफॉर्म है. रिवर एंड लैंडफॉर्म में जैसे नदियां हैं, वाटरफॉल्स है, फ्लड प्लेन्स है ना. और इंटरनल प्रोसेस भी आती है. अपने कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स भी होते हैं और उसकी इंटरनल प्रोसेस भी होती है और एक्सटर्नल प्रोसेस भी होती है. इंटरनल मीन्स उसके अंदर की, अर्थ के अंदर की प्रोसेस, और एक्सटर्नल मीन्स उसके बाहर की प्रोसेस होती है. ठीक है, और उसमें कुछ, उसी में कुछ ग्रेडेशन होता है जो अलग अलग, जैसे माइनर लैंडफॉर्म्स की वेराइटी के अलग अलग कुछ ये होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, है ना. ग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस. ग्रेडेशन जो है वो अर्थ की जो लेवल होती है, उसका जो सरफेस होता है, उसमें जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसको ग्रेडेशन कहा जाता है. वेदरिंग, रनिंग, वाटर मूविंग, आइस वाइंड्स, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स tend to level the land surface to a common grade and thus are known as agents of gradation. जैसे वेदरिंग होती है ना, जैसे कोई हलचल होती है जमीन के अंदर, या फिर वाटर रनिंग वाटर लैंड्स होते हैं, है ना. उनकी लेवल कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ लैंड सरफेस से कहाँ तक है वो पानी की लेवल जो है ना. ये सारी जो कॉमन जो चीजें होती है ना, इसी की जानकारी को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ग्रेडेशन. ग्रेडेशन इन्वॉल्व्स द टू प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन. ठीक है, मतलब ग्रेडेशन के दो प्रोसेस होते हैं, डिग्रेडेशन के और एग्रेडेशन के. जिसको डिग्रेडेशन, जो इसमें जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द अर्थ सरफेस बाय disintegration and carrying away of rock fragment, while aggradation is the process by which various land surface are formed by deposition and accumulation of rock fragments, sand, aluminium and so on. इसमें जो डिग्रेडेशन है उसकी जो प्रोसेस है वो अर्थ के बिल्कुल लोअर एरिया से, लोअरिंग सरफेस से चालू होती है, वहां से तो वो डिसइंटीग्रेशन तक जाती है. और जो रॉक्स, पत्थर वगैरह जो होते हैं, है ना, उसमें वो एग्रेडेशन की प्रोसेस की जाती है. एग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो पूरा, मतलब जो रॉक, उस पत्थरों के पूरी फ्रैगमेंट्स है, उसमें सैंड आता है, मिट्टी किस टाइप की होती है, कैसी होती है, उसमें एल्यूमिनियम भी आता है ना. ये सारी जो चीज़ों में जो प्रोसेस होती है उसको एग्रेडेशन कहा जाता है. These two processes work simultaneously on various landforms, causing lowering down of the land at certain place and building up and landforms at other, leading to equilibrium on the surface of the earth. अपने पूरे अर्थ के सरफेस पे ये दोनों प्रोसेस किए जाते हैं और इसकी वजह से इसकी जो कॉजेस है ना, उसकी कॉजेस की वजह से जो लैंड के जो प्लेसेस है, जैसे बिल्डिंग अप करना है ना, और उसके लैंडफॉर्म्स जो है, जमीन की, अर्थ की जो लैंडफॉर्म है वो भी पूरी तरह से पक्की बन जाती है. ठीक है, द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस. में कुछ
प्रोसेसेस किए जाते हैं उसमें सबसे पहला है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग जो है वो weathering is defined as the gradual process by which rocks break up and decay due to the atmospheric conditions in situ. There is no transportation of rock fragments through the agents of gradation. It may be caused by chemical, physical and biological process. ठीक है, ये जो वेदरिंग है, वेदरिंग जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पत्थर जो है वो टूटते हैं, है ना, पत्थरों को तोड़ा जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है और फिर उसमें कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो किए जाते हैं। एक सीतू नाम का प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे सारे जो उसमें प्रोसेस है वो की जाती हैं और वहाँ पे कुछ रॉक्स के ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह रॉक को इधर उधर भेजना है ना, और फिर उसमें ग्रेडेशन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन की प्रोसेस की जाती है और इसमें कुछ केमिकल्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें की जाती है। वेदरिंग अलर्ट्स द लैंडस्केप एंड इट्स क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो वेदरिंग जो है वो लैंडस्केप में की जाती है, लैंडस्केप से, और वो उसकी वजह से सॉइल जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, पहला है मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग अक्यूर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट। ये जो मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होती है। टेम्परेचर चेंज होता है और एक्शन जो फ्रोस्ट होता है ना, फ्रोस्ट के एक्शन के थ्रू वो बदलता रहता है। Rocks expand due to high temperatures in the day and contract at night when the temperature is cool. ये जो उसमें जो यूज किए गए जो रॉक्स होते हैं, अपने जो अर्थ में जो रॉक्स है वो एक्सपैंड हो जाता है, किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से, जो दिन में होता है। ठीक है, और रात में फिर वो कैसा हो जाता है, उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। This alternate expansion and contraction causes the rocks to crack and disintegrate. इसके वजह से फिर जो पत्थर जो एक्सपेंशन हो जाता है उसका, रॉक्स का, तब उसका जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो रॉक्स को, मतलब क्या, रॉक्स में क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्रैक पड़ जाता है, क्रैक हो जाता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इन कोल्ड एरियाज व्हेन वाटर एंटर्स क्रैक्स इट फ्रीज एट नाइट। और फिर कोल्ड एरिया में जो पानी उसमें फिर जाता है ना, कोल्ड एरिया में फिर पानी उस पत्थरों के अंदर जाता है क्योंकि उसमें क्रैक हो जाते हैं, तो उसके अंदर वो पानी चला जाता है और फिर वो नाइट में, रात में पूरा ठंडा हो जाता है, पूरा फ्रीज हो जाता है। दिस वाइडन्स द क्रैक्स एंड ग्रेजुअली ब्रेक्स अप द रॉक। और इस क्रैक्स की वजह से, इस सारे ठंडावे की वजह से फिर वो रॉक जो है वो टूट जाता है पूरी तरह से। Diluted acid in rainwater and the soluble action of water cause decay and breakup of rocks leading to chemical weathering। और बारिश के पानी में कुछ ऐसे एसिड्स वगैरह मिलाए जाते हैं और उसमें फिर कुछ ऐसे पानी में कुछ उसके कॉजेस किए जाते हैं सॉल्युबल एक्शन के थ्रू, और फिर उसकी वजह से उससे भी पत्थरों को तोड़ा जाता है, उसको केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स एक्सपेंडिंग विद इन existing cracks or deepening into the rocks and burrowing animals that break rocks. Certain humans activities also cause weathering। ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, है ना, उसको एक्सपेंड किया जाता है और उसमें फिर क्रैक्स लाए जाते हैं और उस रॉक्स फिर उनके अंदर तक जो पत्थर होते हैं, उनके रूट्स के अंदर जो पत्थर होते हैं उससे फिर वो तोड़ा जाता है। ठीक है, उन पत्थरों को तोड़ा जाता है और उसी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। मतलब वो ह्यूमन के थ्रू की गई है, वो कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। अब इसमें सेकंड है इरोजन। The process of wearing away of the land surface and its transportation by natural agents such as running water, moving ice, wind actions and waves etc. is known as erosion।
मतलब इरोजन मीन्स क्या होता है, जो लैंड सरफेस में जैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसी भी नेचुरल चीज़ों का, है ना, जैसे रनिंग वाटर होता है या फिर आइस मूव होता है, हवा, है ना, और वेव्स की जो मतलब जो समुद्र में जो लहरें आती हैं उनके एक्शंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, इरोजन कहा जाता है। डिपोजिशन, the laying down or dropping of rocks derives obtained by weathering and erosion in other parts of the earth by natural force is known as deposition। जो पत्थरे मतलब जो भी रॉक्स होते हैं वो ड्रॉप किए जाते हैं और उसमें फिर कुछ उस इरोजन होता है, और अर्थ के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, अर्थ के कुछ अदर पार्ट्स होते हैं पत्थरों को छोड़ के, उसमें कुछ नेचुरल फोर्स दिया जाता है। इन सारी प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। द डेब्रिस आफ्टर डिपोजिशन में अक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स। ये जो पूरा डिपोजिशन की जो प्रोसेस की जाती है, ये पूरी होने के बाद उसमें से न्यू रॉक्स तैयार होते हैं, नए रॉक्स, नए पत्थर उसमें से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिवर एंड लैंडफॉर्म्स। Water is one of the strongest agents of erosion, with rainfall being the main source of water. However, a portion of this water slips underground in the form of groundwater, while another portion stays on the surface of the earth as surface water. जो मतलब वाटर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट ऑफ इरोजन है रेनफॉल का। ठीक है, रेनफॉल के साथ मतलब बारिश के पानी के साथ जो वाटर जो है वो एक मेन सोर्स है। ठीक है, हाँ जो भी मतलब कभी कभी जो पानी के कुछ मतलब जैसे बारिश का जो पानी है वो कब अंडरग्राउंड में जाता है ना, जमीन के अंदर में भी कुछ मतलब वाटर्स होते हैं, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर जो होता है उसके थ्रू वो अर्थ के सरफेस में पूरा वो पानी फैला रहता है ना, अर्थ के अंदर में। तो अंडरग्राउंड केव्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर्स, वेयर एज फ्लोइंग सरफेस वाटर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स अल्टर्स लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें जो अंडरग्राउंड में कुछ केव्स भी होते हैं, है ना, और उसके फॉर्म में जो ग्राउंड वाटर है वो उसमें पूरा फैल जाता है, और उसी के थ्रू फिर वो उसके फॉर्म में फिर वो रिवर्स बाहर निकलते हैं। रिवर्स हो गया, है ना, जो भी जितने भी लैंड फॉर्म्स है, रिवर एंड लैंड फॉर्म्स, वो सारे फिर बाहर निकलते हैं। द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर इज क्लियरली नोटिसेबल इफ वी फॉलो अ रिवर अलॉन्ग इट्स कोर्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द सी। और पानी के जो रनिंग होती है ना, जो पानी इधर से उधर वो जब बहता है तो उसका जो क्लियरली मतलब वो उसको नदी क्या होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या होती है, फॉलो की जाती है ना, और वही फिर समुद्र का सोर्स बन जाता है। ठीक है, द सोर्स और ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज मोस्टली इन द हाईली और माउंटेन्स रीजन्स नोन एज द अपर कोर्स। जो रिवर का जो ओरिजिन सोर्स होता है वो ज़्यादातर मतलब हाईली एरिया में जैसे माउंटेन्स के रीजन्स में वगैरह होता है। ठीक है, उसको अपर सोर्स कहा जाता है। Wherein it flows along a path from the mountains to the low-lying plains, finally joining the sea or ocean, is known as the mouth of a river। और कभी कभी जो मतलब लो माउंटेन से लेके फिर वो जो पानी है वो नदी जो है वो नीचे आती है, लो लिंग प्लेन्स में वगैरह जो पहुंचती है, फिर वो जाके समुद्र को ज्वाइन करती है, समुद्र से जाके मिलती है, फिर ओशियन से जाके मिलती है ना। तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, माउथ ऑफ अ रिवर, मतलब नदी का माउथ होता है वो। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स जर्नी अ रिवर परफॉर्म्स द टास्क ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ सेवरल लैंडफॉर्म्स contingent on the volume of water, slopes of lands and materials carried by it। मतलब ये सारी जो पूरी प्रोसीजर है ना, पूरी जो जर्नी है एक नदी की, जिसे उसका जो टास्क होता है इरोजन से लेकर डिपोजिशन होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इतना ही नहीं तो उसका फॉर्मेशन भी किया जाता है ना, सीवरल लैंडफॉर्म्स पे। तो ये सारे जो चीज़ें होती है इसमें पानी और उसका स्लोप ऑफ लैंड और उसके जो सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे भी उसमें क्या किए जाते हैं, कैरिड किए जाते हैं।
ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं पहले अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, मतलब सबसे अपर कोर्स वाला जो ऊपर से जैसे माउंटेन्स और हाईली रीजन से जो पानी जो नदी निकलती है उसका जो किस तरह से होता है वो अपर कोर्स। ठीक है, इन इट्स अपर कोर्स द रिवर कॉज इरोजन ऑफ द वैली बेड मोर देन द साइड्स। दिस leads to the formation of a valley which is steep and narrow with steep sides and hard rocks referred to as gorges or eye-shaped valleys and canyons in drier areas। ये जो अपर कोर्स की जो नदियाँ होती है उसमें इरोजन होता है, उसका इरोजन होता है, फिर वो वैली से जाके मिलती है ना, फिर वो वहाँ से उसका फॉर्मेशन किया जाता है और फिर उसके बाद फिर वो कितना मतलब डीप है और कितनी नैरो हो जाती है। फिर उसके जो साइड्स है वो हार्ड, उसमें फिर कुछ रॉक्स उसमें आ जाते हैं पानी में, है ना, जब वो बहती है तो कुछ पत्थर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और वो जो वैली है फिर आई की शेप की जो वैलीज या फिर जो कैनन्स होते हैं उसमें जाके वो मिलती है। सम एग्जाम्पल्स आर द ग्रैंड कैनन इन एरिजोना एंड द काली गंडकी गॉर्ज इन नेपाल। ये मतलब जो कुछ कैनन्स के नाम बताता है, जो ग्रैंड कैनन है जो एरिजोना में है और काली गंडकी गॉर्ज है जो नेपाल में है। ये क्या है, कैनन्स है। ठीक है, अ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ओवर हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली। वाटरफॉल में जो नदी जो है वो ऊपर से माउंटेन से या टेकड़ियों से हिल्स से वगैरह क्या होती है नीचे गिरती है ना, तो वो रिवर फॉल होता है फ्रॉम ग्रेट हाइट, मतलब ऊंची हाइट से ऊंचाई से वो पानी नीचे गिरता है। और वो कहाँ पे गिरता है, ओवर हार्ड रॉक्स, बड़े बड़े और मजबूत ऐसे पत्थरों के ऊपर वो पानी आके गिरता है। समटाइम्स इट encounters extremely hard rocks in the river bed and at times the softer rocks gets eroded easily and the river jumps over the banks of hard rocks forming rapids। कभी कभी तो मतलब जैसे वो कुछ उसके नीचे जो अगर कुछ नॉर्मल जो पत्थर होते हैं उनका तो वहीं पे मतलब उनका खात्मा हो जाता है, उनके ऊपर वो पानी इतनी दूर से गिरता है तो उनका जो प्रेशर जो गिरता है उसके वजह से वो पत्थर क्या हो जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं, पूरा खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मिंग को रैपिड्स कहते हैं। द एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला एट अ हाइट ऑफ 979 मीटर is the highest waterfall in the world, while the Jog or Gersopa waterfall on river Sharavati in Karnataka at 253 meter is the highest waterfall in India। एक एंजल फॉल्स नाम का एक वाटरफॉल है जो वेनेजुएला में है, उसके हाइट जो है वो 979 मीटर तक है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, और जोग या फिर जो केरेसोपा वाटरफॉल है जो शरावती नदी पे है जो कर्नाटका में है। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 253 मीटर तक की है, वो अपने इंडिया का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एंजल फॉल्स वाटरफॉल और इंडिया का हाईएस्ट कौन सा है, जोग वाटरफॉल या फिर गेरसोपा वाटरफॉल। ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, वाटरफॉल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो फॉलिंग मतलब इतनी बड़ा फोर्स होता है वो पानी का नीचे गिरने का, उसकी वजह से वाटरफॉल्स का यूज किस में किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। मतलब उसमें इतनी बिजली है, इतना वो उसमें वो घर्षण हो जाता है, इसमें उतना बल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। इसके बाद है मिडल कोर्स ऑफ अ रिवर। एज द रिवर लिव्स एट द हायर लैंड एंड एंटर्स इट्स मिडल कोर्स, इट्स स्पीड डिक्रीज। जब रिवर की जो लीव्स होती है उसकी जो लहर होती है वो हायर लैंड पे आती है और वो उसमें जब वो मिडल में आती है तो उसकी जो स्पीड है वो और डिक्रीज होती जाती है।
So, besides eroding the sides of its valley and transporting the eroded material, it also deposits some of its load forming V-shaped valleys with less steep sides. तो उसकी वजह से फिर वो जो नदी का पानी है वो वैलीज में पहुंचता है और उसकी फिर ट्रांसपोर्टिंग की जाती है और उसमें कुछ भी एरोडेड मटेरियल्स वगैरह उसमें आ जाते हैं तो उसका फिर डिपॉजिट्स किया जाता है और वो वी शेप्ड वैली में वो फिर क्या हो जाता है, वो कम इसमें वो अटक जाता है, पहुंच जाता है. In its middle course, the river reaches the plains where the valley gets widened. Hence, the slope in the plains is not as steep as the mountains. जब वो मिडल कोर्स में नदी जब प्लेन्स पर पहुंचती है तो वो जो वैलीज होती है प्लेन्स के पठारों की, तो उसमें वो पहुंच जाती है वहां पे. तो उसके जो स्लोप्स होते हैं, मतलब प्लेन्स में कुछ ऐसे स्लोप्स होते हैं तो वो माउंटेन्स तक वो मतलब माउंटेन्स में जाके वो मिल जाते हैं. द स्पीड ऑफ द रिवर also decreases and movement on an uneven land surface forces the water to move irregularly leading to the creation of loops or meanders. ठीक है, मतलब जो जैसे नदी की जो स्पीड है वो और मतलब पहले ही बड़ी होती है ना, वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो नीचे आते वैसे वैसे वो डिक्रीज होती जाती है और उसके जो मूवमेंट्स है वो लैंड सरफेस की तरफ क्या आते फोर्स बढ़ाती है, उसका दबाव बढ़ाती है पानी का. ठीक है, और वो इरेगुलरली वो मूव होती जाती है. ठीक है, और उसी क्रिएशन को लूप्स कहा जाता है. During the middle course, the river performs the work of erosion, transportation as well as deposition. इस पूरे मिडल कोर्स में रिवर का कितना परफॉर्मेंस हो जाता है, मतलब उसमें इरोजन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशंस भी होता है. At times the meanders acquire a distinctly circular shape. और उसी टाइम पे जो मेंडर्स होते हैं मतलब उसकी जो लहरें होते हैं वो सर्कुलर शेप में बनना स्टार्ट हो जाता है. द रिवर्स आउटर बैंक्स गेट इरोडेड मोर फॉर्मिंग रिवर क्लेव्स व्हाइल डिपोजिशन अकर्स ऑन द इनर बैंक. और उसमें फिर रिवर का जो आउटर बैंक मतलब उसके बाहर का जो एरिया पार्ट होता है रिवर का वो पूरा इरोड हो जाता है और फिर रिवर के जो अंदर का जितना भी पार्ट होता है फिर वो सारा उसमें चला जाता है. During the rainy season, the river often overflows and deposits the sediments beyond the banks. रेनी सीजन में रिवर के जो मतलब जो नदी के जो ऐसे किनारे होते हैं उसके है ना, बैंक में किनारा नहीं, नदी के जो किनारे होते हैं उसमें उसके अंदर का पार्ट और उसके मतलब इनर बैंक मतलब किनारों के अंदर का पार्ट और आउटर बैंक जो किनारों के बाहर का पार्ट. बारिश के सीजन में जो रिवर है वो ओवरफ्लो होती है, मतलब बारिश का पूरा पानी उसमें जाता है और नदी बहने लगती है, ओवरफ्लो हो जाती है. तो फिर उसके जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जितने भी खनिज है जो भी होते हैं, मिनरल्स जो भी होते हैं वो फिर उस बैंक के थ्रू वो बैंक के से मतलब किनारे पे वो मतलब उसमें वो रह जाते हैं. ठीक है, the sediments comprises sand, gravel and sleet. The deposition of these fertile sediments on the flat land thus leads to the formation of a flood plain. और कुछ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जैसे मिट्टी हो गई है ना और स्लीट्स वगैरह हो गए तो उसमें भी डिपोजिशंस किया जाता है, फिर उसको फर्टाइल होता है वो. ठीक है, और फ्लैट जमीन बन जाती है और उसी फॉर्मेशन को फ्लड प्लेन कहा जाता है. It is common in the middle and lower course of a river. These coarse materials deposit close to the river form a long and low wall along a bank known as a natural levee. ठीक है, मतलब जो नदी होती है और उसके आजू बाजू में फिर जो मतलब उसके बैंक की साइड में उसके किनारों के ऊपर जो भी मटेरियल्स उसमें जमा हो जाते हैं है ना, तो वो नदी के बहुत ही क्लोज में आके फिर वो डिपॉजिट्स होते हैं और फिर लॉन्ग और लो मतलब बहुत ही लंबी और ऐसे लो इसमें एक दीवार उसके बाजू में बन जाती है, उसी को बैंक कहते हैं और उसी को नेचुरल लेवी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर. ड्यूरिंग द लोअर कोर्स द रिवर फ्लोज थ्रू लैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट.
जब वो लोअर कोर्स मतलब नदी जो एकदम लोअर इसमें आ जाती है तो उसके जो मतलब उसके वो जो जमीन के बहुत ही मतलब फ्लैट मतलब जमीन से बिल्कुल लग के फिर वो आ जाती है उसमें। इट्स वर्क इज मेनली डिपोजिशन एज इट्स फ्लो इट्स इज नाउ एक्सट्रीमली स्लगिश। द रिवर वैली इज देयर फॉर वेरी ओपन। और उसके बाद जो रिवर है, रिवर की जो वैली होती है वो पूरी ओपन हो जाती है जैसे वो जमीन पे पहुंचती है। एट टाइम्स द रिवर मेनी कट अ शॉर्टर कोर्स थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू लूप्स ऑल्सो एज टू फ्लो इनटू अ स्ट्रेट पाथ अगेन। ये जो नदी है वो शॉर्टर कोर्स में उसको मतलब वो कट की जाती है वहां से। और उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक लूप्स आ जाता है। उसके वजह से फिर वो नदी जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट सही रास्ते से फिर वो बहने लगती है। द सर्कुलर लूप लेफ्ट बिहाइंड विच कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर फॉर्म्स एन ऑक्सबो लेक in its lower course where when the river nears the sea it slows down in speed and its remaining load of sediment gets deposited forming a fan shaped tract of land and at its mouth। फिर लोअर कोर्स में नदी जो है वो बिल्कुल समुंदर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, समुद्र मतलब बहते बहते वो समुंदर के पास पहुंच जाती है धीरे धीरे। और उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन में होती रहती है। और उसमें फिर कुछ ऐसे सेडिमेंट्स उसमें लोड हो जाते हैं मतलब कुछ मिनरल्स वगैरह उसमें ऐड हो जाता है, उसकी फॉर्मिंग की हो जाती है। ठीक है, और फिर वो पूरे मतलब लैंड का एक माउथ मतलब लैंड जमीन का एक मुंह बन जाती है। एज इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू दिस डिपॉजिट्स इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स टू रीच द सी। उसको समुद्र तक पहुंचने के लिए उसमें कई ऐसे डिवाइड होते हैं मतलब वो कई पार्ट में उसको वो डिवाइड होती जाती है, उसके सब डिवाइड्स होते जाते हैं। मतलब इसको उसको वो मिलजुल के नहीं क्या नदी है उससे छोटी छोटी नदियाँ उसको फिर मिलती है रास्ते में, है ना। फिर वो सारे से मिलते 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 वो समुद्र तक पहुंचती है। This triangular feature of deposition and distributaries is known as delta। ये सारी जो ट्रायंगुलर जो फीचर नदी का जो बनता है उसी को डेल्टा कहते हैं, जो ग्रीक से मतलब ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द आया है डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो है रिवर सिस्टम जो है उसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। द नाइल अमेजोन एंड मिसिसिपी रिवर्स आर आल्सो नोटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। और उसी के साथ साथ नाइल नदी जो है और अमेजोन और मिसिसिपी जो नदियां हैं इसका भी मतलब बहुत बड़ा ये भी डेल्टा है। द डेल्टा रीजन इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड सपोर्ट्स द सेटलमेंट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ये जो डेल्टा का जो प्रदेश होता है जहाँ जहाँ डेल्टा होता है वो बहुत ही वो जो एरिया होता है वो प्रदेश जो है बिल्कुल फर्टाइल होता है, बहुत ही सुपीक होता है। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी लोक संख्या को वहाँ पे सेटल होने के लिए वो सपोर्ट करता है, उसमें वो सपोर्टिव होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट 1 में बस इतना ही। बाकी के जो इसमें जो टॉपिक्स है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो में जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।